पहले तो बड़ी दुखद बात है, भारत ही दुनिया का एकमात्र देश है, हम इकलौते बड़े देश जो अपने लिखे इतिहास को प्रामाणिक नहीं मानते थे, विदेशियों के लिखे इतिहास को प्रामाणिक चाहता हूं। कोई ब्रिटिशर दिखाइए जो कहता हो ब्रिटिशर का इतिहास लिखा हुआ नहीं, फ्रेंच का लिखा इतिहास मैं सही मानूंगा। कोई फ्रेंच दिखाइए जो कहे मैं जर्मन का लिखा इतिहास सही मानूंगा। हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में सुधांशु त्रिवेदी जी ने सुदर्शन न्यूज के एक कार्यक्रम सुशासन के 9 साल में वामपंथी इतिहासकारों के बारे में बताया है कि उन्होंने किस प्रकार से मुगलों का महिमा वर्णन किया और हमारे इतिहास शिवाजी महाराणा प्रताप के इतिहास को किस प्रकार से दबाया गया है। इवन हिंदुस्तान के जो प्रतापी राजा हुए उनके बारे में भी नहीं बताया गया। उसी के बारे में इस वीडियो में सुदर्शन न्यूज के चैनल पे सुधांशु त्रिवेदी और सुरेश चौहान के बीच में बातचीत चल रही है। आइए सुनते हैं। पहले तो बड़ी दुखद बात है, भारत ही दुनिया का एकमात्र देश है जिसके अंदर विचित्र विशेषताएं थी इतिहास के बारे में। नंबर 1, हम इकलौते बड़े देश जो अपने लिखे इतिहास को प्रामाणिक नहीं मानते थे, विदेशियों के लिखे इतिहास को प्रामाणिक मानते थे। ये किसने कहा है? ये वीएस नायपॉल, जिनको 2003 का लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार मिला था, उनके कथन है। इंडिया ए वुंडेड सिविलाइजेशन। दूसरा, विदेशियों में भी हम किस विदेशी के लिखे इतिहास को प्रामाणिक मानते थे? चाइनीज ट्रेवलर आए, वेनसोंग, फाहियान, मार्को पोलो, उनका नहीं। जो हमारे दुश्मन थे, जो हमें लूटने आए, हम पे हुकूमत करने आए, उनका इतिहास हमने प्रामाणिक माना। किसी दुनिया के मैं इतिहास से पूछना चाहता हूं, कोई ब्रिटिशर दिखाइए जो कहता हो ब्रिटिशर का इतिहास लिखा हुआ नहीं, फ्रेंच का लिखा इतिहास मैं सही मानूंगा। कोई फ्रेंच दिखाइए जो कहे मैं जर्मन का लिखा इतिहास सही मानूंगा। यहां हम कहेंगे ब्रिटिश का लिखा इतिहास सही मानेंगे। जो हम पे लूटने आए, यानी लुटेरों के लिखे इतिहास को हमने सही माना और उसे हमने इस सीमा तक स्थापित कर लिया कि उससे अपनी जो संस्कृति है उसको भी लेट डाउन करने का प्रयास किया। और एक उदाहरण देना चाहता हूं, वो तो छोड़िए मुगलों के बारे में क्या किया। अभी संसद भवन की कल स्थापना हुई, सेंगोल स्थापित किया गया। ये चोल राजवंश का प्रतीक था। चोल राजवंश की शुरुआत 3री शताब्दी ईसा पूर्व से होती है और उनका पूरी तरह समाप्त 13वीं शताब्दी ईस्वी में जाके हुआ। 1600 साल रहे और जब वो 9वीं 10वीं शताब्दी में अपने शिखर पे थे तो आज का इंडोनेशिया, बाली, जावा, सुमात्रा, वो सारी चीजें उसको कोई मानने को तैयार नहीं। आज आप मैं किसी से पूछूं कि 4 मुगल बादशाहों का नाम बताइए, यूं यूं आदमी बता देगा। उसे वो जो 3 चोल राजाओं का नाम बताओ, नहीं बता सकते 100 में 99 लोग। और उसको लेकर अनेक प्रकार के आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। और जबकि एक हकीकत आपको बात बताएं, बहुत तरह तरह की बिल्डिंगें दिखाई जाती है। पहले कौन बिल्डिंग क्या है, किसकी, वो तो छोड़ दीजिए। इस भारत में एक ऐसा मंदिर है जो बगैर नींव का बना हुआ है। वह है तंजावुर में बृहदेश्वर का मंदिर। चोल राजाओं ने बनवाया, भगवान शिव का मंदिर, बगैर नींव का बना मंदिर है। और महत्वपूर्ण बात जानते क्या है? उस पे जो पत्थर रखे हैं ना, उनके बीच में कोई चीज फिक्सिंग एलिमेंट नहीं है। पत्थर एक के ऊपर एक रख के बनाया गया है। और सबसे ऊपर वाला जो पत्थर है वो 80 टन का है। आज तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो 80 टन के पत्थर को उतने ऊपर पहुंचा सके। उसके लिए अनेक प्रकार की बातें कही जाती हैं, कई किलोमीटर लंबा रैंप बनाया गया, ये सब बेकार की बातें जो भी थी। आप सोचिए, इतनी अद्भुत चीज वो दिखाई नहीं जाती है, दूसरी चीज दिखाई जाती है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, मगर जो जो बदलाव आता जा रहा है ना, लोगों में जागरूकता आती जा रही है, तो किताबों में उन्होंने जो भी लिखा था वो भी असलियत उजागर होती जा रही है। तो मैं एक लाइन कहना चाहूंगा कि हटा दो ये इतिहास झूठे तुम्हारे, यहां जर्रे जर्रे पे सच है लिखा रे। जो कोई किताबें न बानी कहेगी तो ये माटी सभी की कहानी कहेगी। वाह। गाइस, जॉब लग गई मेरी। उससे पहले कहीं घूमने चले? यूरोप चलते हैं ब्रो, पर पैसे नहीं है यार। और वो भी हल्दी घाटी की हो तो और ज्यादा चिल्ला चिल्ला कर कहे। अरे हल्दी घाटी में तो और भी मजेदार बात है। वीएस नायपॉल ने जानते क्या लिखा है कि दुनिया में कहीं भी युद्ध होता था तो 2 राजाओं के बीच में युद्ध होता तो वो देश एक ही राजा को महान मानता है, चाहे वो हारा हो या जीता हो। पर भारत एक ऐसा विचित्र देश था जहां किताबों में अकबर महान है और जनता के बीच में राणा प्रताप महान है। ये दोनों महान कैसे हो गए, ये उदाहरण सिर्फ यही दिखता है। ये एक ऐसा विचित्र देश था जहां जन जन के मन में छत्रपति शिवाजी महाराज महान है और किताबों में औरंगजेब महान है। तो उन्होंने कहा ऐसा विचित्र उदाहरण आपको सिर्फ भारत में देखने को मिलेगा। और उसने एक और बात कही, उसने कहा भारत एक ऐसा देश है जहां राष्ट्रवाद को मजबूत करने वाला इतिहास नहीं, राष्ट्रवाद को कमजोर करने वाला इतिहास पढ़ाया जाता है। और उसमें भी 100% झूठ पढ़ाया जाता है। कई मुद्दों पे मैं 100% झूठ कह रहा हूं, बहुत सोच विचार करके कह रहा हूं। ऐसा एक नहीं, अनेक मौकों के ऊपर 100% झूठ पढ़ाया गया। और मजे की बात जानते क्या है? जो मैंने कहा ना, ये माटी सभी की कहानी कहेगी। अरे जो जो टेक्नोलॉजी निकलती है वो टेक्नोलॉजी से मात खा जाते हैं। अब क्या करें? मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं। जब राम मंदिर का केस शुरू हुआ
तो उन्होंने स्टे ले लिया, खुदाई नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती भाई? खुदाई करवाओ, दूध का दूध पानी का नहीं हो सकती। खुदा वाले खुदाई से डरते हैं। नहीं नहीं, उसमें तो मजेदार बात जानते हैं, सुनिए। उसमें मजेदार बात क्या थी, जब लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस गया तो उन्होंने कहा आप अपने अपने पक्ष के इतिहासकार भी ला सकते हैं। तो हमारे पक्ष से जो इतिहासकार गए उसमें देवेंद्र स्वरूप जी थे, एसपी गुप्ता जी थे, ग्रोवर जी थे, डॉक्टर हर्ष नारायण थे। मैं इनमें से दो लोगों से तो पर्सनली भी मिला हूँ। बचपन में डॉक्टर हर्ष नारायण तब बड़े बुजुर्ग थे, तब की बात है। वो फारसी के भी उतने बड़े विद्वान थे जितने बड़े संस्कृत के थे। अच्छा, उधर से आए सब जेएनयू ब्रांड थे, वही सूरज भान और वो आर.एस. शर्मा, डी.एन. झा, ये लोग खुद नहीं अपियर हुए, इन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू गए। अब कोर्ट में तो आप राजनीति नहीं कर सकते। कोर्ट ने ये कहा कि आप ये बताइए, आप आर्कियोलॉजी विषय जानते हैं? हिस्ट्री में दो विषय होते हैं ना, आर्कियोलॉजी एंड कल्चर। आर्कियोलॉजी मतलब खुदाई वाला विषय। तो उनमें से लगभग सभी लोग आर्कियोलॉजी विषय के नहीं थे। उन्होंने लिख के दिया जी हम आर्कियोलॉजी हमारा विषय नहीं। ठीक, तो अब कल्चर विषय होगा। तो कल्चर किससे आएगा? किताबों से, जो लिखा हुआ है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो दो ही भाषाओं में लिखे हुए थे, फारसी और संस्कृत। उनसे पूछा कि आप जानते हैं? तो उन्होंने बाकायदा लिख के दिया कि साहब आप फारसी तो क्या, हम संस्कृत भी नहीं जानते। मतलब मजेदार बात देखिए, न खुदाई जानते थे, न लिखाई जानते थे, और दावा यह कि सारी खुदाई जानते थे। और इसलिए अब सुनिए, उसके बाद जब स्टे लगा दिया गया, अब उन्हें क्या पता था कि टेक्नोलॉजी आगे बढ़कर रडार मैपिंग पे आ जाएगी। और जब अटल जी की सरकार थी, रडार मैपिंग आ गई। रडार मैपिंग में नीचे दिखने लगता है, लाइक जैसे आप वो अल्ट्रासाउंड कर दें, अल्ट्रासाउंड में अंदर क्या दिख जाता है ना। अब रडार मैपिंग की जब रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट की गई तो परमिशन दे दी गई खुदाई की। अब जब खुदाई की परमिशन दी गई तो पहले उनका स्टैंड ये था कि ये समतल जमीन पे बनी। अब जब खुदाई में कुछ निकलने लगा, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये ईदगाह पे बनी थी। अब अंदर जब खंभे निकलने लगे, उसमें मंदिर दिखने लगा, उन्होंने कहा नहीं नहीं जी, ये जैन मंदिर था। तो कोर्ट ने पूछा है, हाई कोर्ट ने, साहब आपका स्टैंड क्या है? आप ये बार बार अपना स्टैंड क्यों बदल रहे हैं? ये मैंने जानते क्यों बोला कि टेक्नोलॉजी ने उन इतिहास को झूठा साबित कर दिया। और कितना बड़ा झूठा साबित किया, हम लोगों के बचपन तक कहा जाता था कि संगम क्या है, जहां इट इज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा, जमुना एंड मिथिकल सरस्वती, यानी गंगा, जमुना और काल्पनिक सरस्वती का संगम है। और 1985-86 में सबसे पहले नासा की जो सैटेलाइट पिक्चर थी उसमें सरस्वती नदी का ट्रैक दिखा। और यह भी पता लग गया कि एक नदी थी जो कब सूखी थी, 5000 साल पहले, एग्जैक्टली वही महाभारत के समय। और यहां पे क्या बताया गया कि साहब आर्य बाहर से आए थे और वेद उन्होंने 1200 ईसा के पूर्व के आसपास लिखे। मतलब जो नदी, उसमें सबसे ज्यादा अगर वर्णन है सरस्वती नदी का। गंगा का वर्णन उत्तर वैदिक काल में, सरस्वती नदी का सबसे ज्यादा वर्णन है, हरहराती हुई सरस्वती नदी। आप सोचिए, जो नदी उनके आने से 2-2.5 साल पहले सूख गई थी, उसका वो वर्णन कर रहे थे। अब क्या करें बेचारे, टेक्नोलॉजी से बात कर। इसीलिए आज टेक्नोलॉजी संबंधी कोई बात आती है तो वो स्टे ले आते हैं कोर्ट से। नहीं, ना कार्बन डेटिंग भी नहीं होनी चाहिए, रडार मैपिंग भी नहीं होनी चाहिए, खुदाई भी नहीं होनी चाहिए। मत चिंता मत करिए, जो जो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी त्यों त्यों सच उभरता हुआ सामने आ जाएगा। अब सरकार के 9 साल पर आते हैं, क्योंकि ये तो दोनों बातें संगत है, अच्छी बात है। लेकिन इस सरकार ने 24 के चुनाव में जाने के लिए ऐसा क्या क्या किया है? खास करके सुदर्शन का जो विषय है, और हम सीना तान के कहते हैं कि हम हिंदुत्व की बात करते हैं, ये कहना कोई अपराध नहीं है। कॉमन सिविल कोड को लाए बगैर ये सरकार चुनाव में जाए न जाए, ऐसा हम सभी का कहना है। सहमत हैं? तो अब तो कांग्रेस वाले भी पहले कहते थे कि मंदिर डेट नहीं बताएंगे, वही बनाएंगे कहते थे, आपने बना दिया। 370 हटाने की बात कहते थे, हो गई। अब कॉमन सिविल कोड ये मुख्य एजेंडा था, भाजपा के निर्मित का एजेंडा था। जो आपने कहा, मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं कि 2014 से पहले सेकुलरिज्म के नाम पर इस भारत को आंशिक मुस्लिम राष्ट्र बना के रखा गया था। और ये मैंने इसलिए कहा था कि एक नहीं, कोई एक सेकुलर देश दुनिया में बता दीजिए जहां शरिया को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी प्राप्त हो। एक मुस्लिम देश बता दीजिए, एक गैर मुस्लिम देश, जहां पर शरिया और सुप्रीम कोर्ट में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो पार्लियामेंट शरिया को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कर दे, शाबानो केस। जहां पर वक्फ बोर्ड हो, जहां सेपरेट मदरसे हो, जहां सेपरेट मुस्लिम पर्सनल लॉ हो। ये सिर्फ मुस्लिम देशों में होता है, किसी सेकुलर देश में नहीं। परंतु अब हमने आने के बाद धीरे धीरे इसको वास्तविक सेकुलर देश बनाना शुरू किया। तो जो आपने कहा, हज सब्सिडी खत्म हुई,
कब्रिस्तान वाला मुद्दा खत्म हुआ, मदरसों के बारे में भी ईमानदारी से जो लीगल हैं वो चलें, उसके बारे में भी जांच हुई, ट्रिपल तलाक भी हुआ, धारा 370 भी खत्म हुई, 35A भी खत्म हुई, राम मंदिर का विषय भी सॉल्व हुआ। आगे क्या होगा तो वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बता दें जो हमारे दिल में है। हमारे साथ कई